हेलो बालको। फिजिक्स बाई हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत सर आप लोगों को आज फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में क्लास 11 की फिजिक्स है। एक चैप्टर आप यहाँ पे जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा गया है, चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और मेरा आज ये सरल रेखा का स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 1 है। और आज का मेरा मेन जो टॉपिक है दूरी तथा विस्थापन। लेक्चर नंबर 1 में हम लोग स्पेशली क्या पढ़ेंगे बेटा, तो कहोगे आप लोग दूरी तथा विस्थापन। चलो स्टार्ट करते हैं। अब दूरी तथा विस्थापन मेरे को पढ़ना है, ठीक, जिसमें मैं पहली हेडिंग आपको पढ़ाने वाला हूं दूरी। मैं क्या पढ़ाने वाला हूं? दूरी। दूरी माने डिस्टेंस, कि डिस्टेंस रियल में क्या होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है? आप किसी रास्ते पर चलते हो, तो रास्ते पर आप चलते हो तो जैसे ये कोई रास्ता पकड़कर आप चल रहे हो, ये आपका क्या है? पथ है। रास्ता माने पथ। तो आप पथ पर चलते हो, तो यहां से यहां तक आप चले गए। तो यहां से यहां तक कि पथ की अगर आप लंबाई नाप लो, पथ की लंबाई अगर आप नाप लो तो ये आपकी दूरी कहलाती है। तो दूरी क्या होती है बेटा? यानी कि जिस रास्ते पर आप चलते हो, अगर कोई गतिशील वस्तु जिस पथ पर चलती है, मैं इस पथ पर मैं चल रहा हूं, कोई गतिशील वस्तु जिस पथ पर चलती है, तो पथ की जो लंबाई होती है, पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। कोई गतिमान वस्तु या कोई गतिशील वस्तु जिस पथ पर चल रही होती है, जिस पथ पर मोशन कर रही होती है, पथ का लंबाई अगर नाप के आप बता देते हो तो वो आपकी दूरी कहलाती है। अगर पथ का लंबाई आपने नाप कर बताया 5 किलोमीटर, तो दूरी क्या कहलाएगी? 5 किलोमीटर। अगर पथ का लंबाई आपने नापा, उसकी वैल्यू आई 6 किलोमीटर, तो आप कहोगे सर जो मेरा दूरी है वो 6 किलोमीटर है। कै किलोमीटर है? 6 किलोमीटर है। तो हम अब इसका डिफिनेशन आपको बताने वाले हैं। आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इन्वर्टेड कामा में आप लिख लीजिए किसी गतिशील वस्तु द्वारा। किसी गतिशील, क्या लिखोगे? किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील लिख लो, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या होगा बेटा? फिर से समझो। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कोई गतिशील वस्तु, जैसे दूरी बराबर आपका क्या फार्मूला बन जाएगा? दूरी बराबर होता है पथ की लंबाई। दूरी बराबर क्या होता है? पथ की लंबाई। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको लिया, एक वस्तु ए से बी पर गया है, ए से बी पर गया है, फिर इसने बी से सी पर ये चला गया। कहाँ गया है? मान लेते हैं एक गतिशील वस्तु था, ये ए से अपनी गति स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट करके कहां पर गया है? कहोगे सर बी पर। बी से स्टार्ट करके इसने कहां पर गया है? सी पर। तो अब आपकी दूरी क्या कहलाएगी? तो दूरी बराबर आप लिखोगे, पहले ए से बी पर गया तो पथ की लंबाई ए बी बन गया। दूरी बराबर क्या होता है बेटा? पथ की लंबाई। तो ए से बी पर गया तो पथ की लंबाई ए बी बन गया। फिर बी से सी पर गया तो पथ का लंबाई क्या बन गया? बी सी बन गया। तो दूरी बराबर आपका क्या आया? ए बी प्लस बी सी। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, एक कोई गतिशील वस्तु है, वह ए से बी पर गया है, ठीक, फिर बी से सी पर गया है। ओके सर, बहुत बढ़िया। सी से कहां चलाया? फिर ए पर चलाया। तब अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई दूरी बताओ, दूरी क्या होगा? तो दूरी का जनरल फार्मूला क्या होता है? पथ की कुल लंबाई। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई, तय की गई पथ की कुल लंबाई। आप लिख सकते हो डिफिनेशन, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो इसके पथ की लंबाई क्या है? तो कहोगे सर पहली दफा ही ए बी पर चला है। पहली दफा कहां से गया है? ए से बी पर गया है। बहुत बढ़िया। फिर अगली दफा कहां गया है? तो कहोगे सर बी से सी पर गया है। अगली दफा कहां गया है? फिर सी से ए पर। तो टोटल पथ गिनो, ए बी है,
प्लस BC है और प्लस CA है। तो इस तरीके से आपने दूरी को क्लियर कर लिया। तो दूरी का डिफिनेशन क्या होता है बालक? किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। अब आओ, मैं SIP पढ़ने वाला हूं। दूरी से संबंधित SIP का मतलब होता है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। SIP माने होता है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो पहले में हम ये पढ़ते हैं मात्रक। दूरी का क्या पढ़ेंगे? मात्रक। तो मात्रक मैं 3 तरीके से पढ़ता हूं। एक जो मेरा स्मॉल a मात्रक है, यह SI पद्धति में मेरे को पढ़ना है कि SI पद्धति में दूरी को किस चीज से नापा जाता है। तो SI पद्धति में जो दूरी का मात्रक बेटा होता है, छोटे क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्या होता है? मीटर। दूरी को मैं मीटर में नाप लेता हूं, कै मीटर चला है। ठीक। बी वाला जो मेरे को पढ़ना होता है, यह CGS पद्धति होता है। कौन सी पद्धति? CGS पद्धति। तो CGS पद्धति में जो दूरी का मात्रक होता है, C फॉर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो CGS पद्धति में दूरी का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर होता है। C में हम लोग अन्य मात्रक पढ़ते हैं। कौन सा मात्रक पढ़ते हैं? अन्य मात्रक। अन्य मात्रक। अन्य मात्रक में हम लोग इसमें 2 पार्ट में इसको मैंने डिवाइड किया, A और 2, रोमन अंक फर्स्ट एंड 2। तो अन्य मात्रक में एक हमको पढ़ना होता है छोटा मात्रक। क्या पढ़ना होता है? छोटा मात्रक। तो इसका जो छोटा मात्रक होता है बेटा, वह सेंटीमीटर भी होता है। लिख लो, छोटा मात्रक में क्या क्या होगा? सेंटीमीटर भी छोटे मात्रक में आएगा। सेंटीमीटर से जो सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर से जो छोटा होता है उसको हम लोग मिलीमीटर कहते हैं। मिलीमीटर कहते हैं। क्लियर है? मिलीमीटर से जो छोटा आता है उसको हम माइक्रोमीटर कहते हैं। माइक्रोमीटर कहते हैं। ठीक। माइक्रोमीटर से जो छोटा होता है उसको हम लोग नैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नैनोमीटर कहते हैं। सर बहुत बढ़िया। नैनोमीटर से जो छोटा होता है उसको हम पिकोमीटर कहते हैं। कौन सा मीटर कहते हैं? तो कहोगे सब पिकोमीटर। पिकोमीटर से जो छोटा होता है उसको हम फर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मी, स्मॉलियप इत्यादि। इतना हम लोगों को स्पेशली पढ़ना है। दूरी का मैं SIP में पहला हेडिंग क्या लिखा था? मात्रक। मात्रक मेरे को स्मॉल a क्या पढ़ना? SI पद्धति में। तो SI पद्धति में दूरी का मात्रक मीटर होता है। CGS पद्धति में दूरी का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। C वाले पॉइंट में अपने को क्या पढ़ना होता है? अन्य मात्रक। अन्य मात्रक में हमें 2 तरीके से पढ़ना है, एक छोटा मात्रक पढ़ना है, एक बड़ा मात्रक पढ़ना है। ठीक। तो जो छोटा मात्रक होता है उसको हम लोग सेंटीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से जो छोटा होता है उसको मिलीमीटर कहते हैं। मिलीमीटर से जो छोटा होता है माइक्रोमीटर कहते हैं। माइक्रोमीटर से छोटा नैनोमीटर। नैनोमीटर से छोटा पिकोमीटर। पिकोमीटर से छोटा फर्मी होता है। क्लियर है? तो आप लोग ये इतना डाटा तैयार कर सकते हैं। ठीक। तो अब मेरे को C में इन सब की मैं वैल्यू भी एक तरीके से देख लेता हूँ। फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे सेंटीमीटर का वैल्यू होता है 10 के पावर -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 के पावर -2 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 के पावर -3 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर होता है, इसको माइक्रो पढ़ते हो। 1 माइक्रोमीटर होता है 10 के पावर -6 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर होता है। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -12 मीटर। 1 फर्मी बराबर होता है 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10 के पावर -15 मीटर। तो ये डाटा आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक। आप अगर आपको ये सेंटीमीटर -2 आप अलग से याद कर लेते हो। और एक और होता है एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन मेरे से छूट गया। एंगस्ट्रॉन को A के पावर 0 लिखते हैं।
इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन का वैल्यू कितनी होती है बेटा? 10⁻⁻10 मीटर। जैसे वेवलेंथ वगैरह हम लोग किसी भी लाइट का जो वेवलेंथ होता है हम लोग एंगस्ट्रॉन में ही नापते हैं, ठीक। तो अगर आप मिलीमीटर माने -3, -6, -9, -12, -15 ये सीरियल नंबर से आप याद कर सकते हो। मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, फिर नैनोमीटर, फिर पिकोमीटर, फिर फर्मीमीटर। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी आप लोगों को क्रम से याद कर लेना है, ठीक। नैनो अगर आप भूल जाते हो तो नैनो को आप याद करोगे, नैनो माने 9। अब फर्मी, फर्मी माने क्या होता है? यब फर होता है फादर। अब फादर को हम लोग यूपी वाले क्या कहते हैं? पापा। पापा में 15 रहेगा, पापा में क्या रहेगा? 15, ठीक। तो आप लोगों को इस डाटा को बढ़िया से याद कर लेना। इसका फिजिक्स में क्लास 11 12 में बहुत ज्यादा यूज है, ठीक। 1 एंगस्ट्रॉन ये हो गया। सी का इस सी पॉइंट का रोमन 1 एक हो गया, ठीक। सी पॉइंट का 1। अब मैं सी पॉइंट का 2 पढ़ने वाला हूं। बड़ा मात्रक, दूरी का जो बड़ा मात्रक होता है इन लोगों से, तो मीटर से जो छोटे मात्रक थे वो आप लोग पढ़ लिए। अब मैं मीटर से बड़ा मात्रक पढ़ने वाला हूं। मीटर से कौन सा? बड़ा मात्रक। जैसे आता है किलोमीटर, किलोमीटर, इससे बड़ा मात्रक किलोमीटर को केएम से दिखाते हैं, कामा, ठीक। इसके बाद आता है प्रकाश वर्ष। क्या आता है? प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर आता है, ठीक। इसके बाद आता है पारसेक, पारसेक, पारसेक भी आता है। तो ये बड़े मात्रक हैं। जैसे मीटर से बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर से जो बड़ा मात्रक होता है वह क्या होता है? किलोमीटर। किलोमीटर से बड़ा मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से बड़ा मात्रक दूरी का क्या होता है? पारसेक, ठीक। तो इस तरीके से याद कर लेते हैं। और मेरा मेन जो मात्रक होता है बालक वो क्या होता है? मीटर, क्योंकि मैं हर जगह एसआई यूनिट ही इस्तेमाल करता हूँ, ठीक। एसआई पद्धति में जो मात्रक है मीटर, मीटर से छोटा भी मैंने पढ़ लिया और मीटर से मैंने बड़ा पढ़ लिया। आज मेरा मेन हेडिंग क्या है? दूरी। दूरी क्या होता है? किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक। जिसका मैंने एग्जाम्पल पढ़ लिया। अब यहाँ पर बालक हम एसआईपी में एक ही पॉइंट अभी पढ़े हैं। अब मेरे को नोट पॉइंट पढ़ना है कि दूरी, ये जो प्रकाश वर्ष है बालक, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अक्सर ये एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह में पूछता रहता है। बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने वगैरह आप लोग जाते हो तो कहीं ना कहीं ये जहाँ फिजिक्स थोड़ा बहुत भी आता है उसमें ये चीज पूछ देता है। तो क्या लिखेंगे कि दूरी का, ऐसे लिखेंगे आप पारसेक। क्या लिखेंगे? पारसेक, पारसेक कामा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। सबसे बड़ा, पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, ठीक। आपको ये चीज याद होना चाहिए। चलिए बालक मैं गाड़ी को आगे बढ़ाता हूं, ठीक। आ जाते हैं अगले पॉइंट पर, मेरे को आना है। अब एक एसआईपी मैंने पढ़ लिया। अब मैं एसआईपी नंबर 2 पढ़ने वाला हूं। क्या 2? क्या होता है? बीमीय सूत्र। बीमीय सूत्र, तो बीमीय सूत्र आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया होगा, ठीक। पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया बीमीय सूत्र। आप डायमेंशनल एनालिसिस बीमीय सूत्र का अगर आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा। ये मैंने लेक्चर पढ़ा रखा है बहुत बढ़िया से। तो जो दूरी का बीमीय सूत्र होता है वो यल होता है, या इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं m0 l t0। अकेला यल भी लिख सकते हो, नहीं तो m0 l t0 होता है। तीसरे नंबर पर मेरे को पढ़ना होता है प्रकृति। तीसरे नंबर पर हमको क्या पढ़ना होता है? प्रकृति। प्रकृति में मैं ये चेक करता हूं, प्रकृति मीन्स ये होता है कि यह अदिश राशि है या सदिश राशि। प्रकृति मीन्स नेचर की दूरी अदिश राशि है कि सदिश राशि। तो आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, यह एक अदिश राशि होती है। यह एक कैसी राशि होती है? यह एक अदिश राशि होती है। अदिश सदिश आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 में। यह एक अदिश राशि होती है। यह एक कैसी राशि होती बेटा? कहोगे सर यह एक अदिश राशि होती है।
चौथा पॉइंट, अगर यह अदिश राशि है तो अर्थात इसका क्या मतलब है, अर्थात इसका क्या मतलब है, अदिश राशि का क्या मतलब होता है, तो अदिश राशि का मतलब होता है कि इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की नहीं। तो अर्थात लिख सकते हो, क्या लिखोगे, इसे व्यक्त करने के लिए, लिख लो, इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किस चीज की, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, न कि दिशा की। क्या लिखोगे, इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, न कि दिशा की। चलो भैया, ये 3 SIP मैंने पढ़ लिया। चौथी SIP मेरे को पढ़ना है, जो चौथे नंबर का मेरे को SIP पढ़ना है बालक। ये चौथी SIP क्या है कि किसी कोई अगर गतिशील वस्तु है, अगर वो दूरी तय कर रहा है, आगे चल रहा है, तो किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी होती है वो पथ की लंबाई पर निर्भर करती है। तो दूरी क्या होती है, यह पथ की लंबाई पर, क्योंकि इसके फार्मूला में क्या था, पथ की लंबाई, तो गति मतलब दूरी पथ की लंबाई पर। तो क्या लिखोगे, यह पथ की लंबाई, यह पथ की लंबाई पर निर्भर करता है, यह पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। कि यानी कि पथ की रियल में दूरी हम तभी बता पाते हैं जब अपने को इस बात की नॉलेज हो कि पथ की लंबाई क्या है। अगर पथ की लंबाई 10 किलोमीटर है तो मैं ये कह पाऊंगा कि मैंने 10 किलोमीटर की दूरी मैंने तय कर रखा है। अगर पथ की लंबाई 5 किलोमीटर है तब मैं ये कह सकता हूं कि मैं 5 किलोमीटर की दूरी तय कर रखा है। तो दूरी किस बात पर डिपेंड करती है बेटा, पथ की लंबाई पर निर्भर करती है। पांचवी बात है, दूरी जो होता है, अगर आप चल रहे हो तो अब प्लस होगा कि माइनस, भौतिक राशियां दोनों भी हो सकती हैं, प्लस भी होती हैं, माइनस भी होती हैं और शून्य होती है। तो अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, विरामावस्था में, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो उसके द्वारा तय की गई दूरी का वैल्यू क्या होती है, शून्य। तो क्या लिखोगे आगे, यदि कोई वस्तु, लिख लो आप, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो, विरामावस्था, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो उसके द्वारा तय की गई दूरी शून्य होती है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो उसके द्वारा तय की गई दूरी शून्य होती है। मैं कहा कि मैंने पिछले 1 घंटा से मैं विरामावस्था में हूं, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि मैंने 1 घंटा में कोई दूरी तय नहीं किया, मेरे द्वारा तय की गई दूरी का वैल्यू क्या है, शून्य। अगर मैं कहूं मैं पिछले 10 घंटे से विरामावस्था में पड़ा हूं एक जगह, तो इसका क्या मतलब है कि मैं पिछले 10 घंटा में मेरे द्वारा तय की गई दूरी का वैल्यू क्या है बालक, शून्य, मतलब मैंने कोई दूरी तय नहीं किया है। आगे छठवीं बात, ये आपको दूरी के विषय में लिखना है कि कोई गतिशील वस्तु अगर आगे बढ़ रही है तो दूरी का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। किसी गतिशील, क्या लिखोगे बेटा आप, बोलो जल्दी से बोलो, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी सदैव धनात्मक होती है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी सदैव धनात्मक होती है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी सदैव धनात्मक होती है। लिख लो, क्या लिखोगे, लिख लो, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी सदैव धनात्मक होती है। तो मैंने दूरी पढ़ लिया, ठीक, दूरी का मैंने फार्मूला पढ़ लिया। तो एक बार आप खुद से इसको रिवाइज कर लेंगे, वीडियो को रोककर एक बार मैं खुद रिवाइज करता हूं बेटा। क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी इसका SI पद्धति में मात्रक होता है, CGS पद्धति में सेंटीमीटर होता है। दूरी के कुल छोटे छोटे मात्रक हैं जिसको मैंने आपको बता रखा है, दूरी के कुछ बड़े बड़े मात्रक हैं जिसको मैंने बता रखा है। क्लियर है। यह कैसी राशि होती है, तो कहोगे यह एक अदिश राशि होती है, मतलब इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, न कि दिशा की। इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, न कि दिशा की। चलो भाई, मैं अब आगे चलता हूं। नेक्स्ट मेरा पॉइंट जो है वह विस्थापन है। विस्थापन,
विस्थापन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है बेटा, ये विस्थापन है। विस्थापन क्या होता है ये बात हमको समझना है कि विस्थापन में हम दो पॉइंट चेक करते हैं कि आप अपनी जो गति है प्रारंभ कहाँ से किए हो और अंत कहाँ किए हो, प्रारंभ कहाँ किए हो और अंत कहाँ किए हो, तो उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन। विस्थापन में आपको दो ही पॉइंट चेक करना है कि आपने जो मोशन करना स्टार्ट किया, गति करना स्टार्ट किया, तो प्रारंभ किस पॉइंट से किए हो और अंत किस पॉइंट पर किए हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन। तो परिभाषा क्या लिखोगे, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, एक बार मैं रिपीट करता हूं, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे में बेटा आप यहां से चलना शुरू किए, आपने ए से आप बी पर गए, सर बहुत बढ़िया। अब फिर बी से आप कहां चले गए हो, बी से कहां चले गए हो, सी पर। आपने ए से आप कहां गए हो, बी पर, बी से आप कहां गए हो, सी पर आप गए हो, ठीक। तो आपने स्टार्ट कहां से किया, तो आपका स्टार्ट यहां से हुआ, एंड कहां किए हो, यहां पर। तो प्रारंभिक बिंदु और कौन सा बिंदु, अंतिम बिंदु, यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन। तो यहाँ पर विस्थापन किसके बराबर होगा बेटा, तो कहोगे सर यहाँ पर विस्थापन प्रारंभ मैंने ए से किया है, अंत मैंने सी पर किया है, तो मेरा विस्थापन क्या होगा, ए सी। मेरा विस्थापन क्या होगा, ए सी। जैसे आपने क्या किया है, आप यहां से ऐसे चलना आप शुरू किए हो और फिर वापस यहीं आप आ गए हो, तो प्रारंभ कहाँ किए हो, ए से, और अंत भी कहाँ किए हो, ए पर। यानी आपका जो विस्थापन है ए से ए पर पहुंच गए, तो इस स्थिति में विस्थापन का वैल्यू क्या पा गए, इस स्थिति में विस्थापन का वैल्यू आपने 0 पा रखा है, ठीक। बात समझ में आया, सर बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आया। मान लो आप ऐसे ऐसे चलना शुरू किए और लास्ट में आप यहाँ पर रुक गए हो, तो आप इस तरीके से आप चलकर यहाँ पर आ गए हो। तो मान लो आप प्रारंभ कहाँ से किए हो, ए से, अंत कहाँ किए हो, बी पर। तब प्रारंभ ए को कहोगे प्रारंभिक स्थिति और बी को कहोगे अंतिम स्थिति, और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन। यानी कि ए से बी तक का जो न्यूनतम दूरी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन। तो आप कहोगे सर इस एग्जाम्पल में मेरा विस्थापन क्या है, ए प्रारंभ मैंने ए से किया, अंत मैंने बी पर किया, तो मेरा जो विस्थापन आया है वो क्या आया है, ए बी आया है। मेरा विस्थापन जो आया है वह ए बी आया है, ठीक। सर बहुत बढ़िया, एकदम शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। तो विस्थापन क्या होता है बेटा, प्रारंभिक किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक। विस्थापन डेल्टा x बराबर बालक होता है x2 माइनस x1, मतलब होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल। यानी विस्थापन का मतलब होता है x फाइनल का मतलब होता है, x फाइनल का मतलब होता है अंतिम स्थिति, x फाइनल का मतलब होता है अंतिम स्थिति, यानी लास्ट में आप, स्थिति का मतलब होता है पोजीशन, कि लास्ट में आप किस पोजीशन पर हो, मतलब किस स्थान पर हो, किस जगह पर हो। x1 xi का मतलब होता है xi फॉर इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन का मतलब होता है प्रारंभिक स्थिति, कि आप प्रारंभ में कहां पर हो। इसको आप अंतिम बिंदु भी कह सकते हो, अंतिम बिंदु, कि आप अंतिम बिंदु आपका क्या है, इसको आप कह सकते हो प्रारंभिक बिंदु, यानी प्रारंभिक बिंदु आपका क्या है, ठीक।
तो इस तरीके से ये आपका विस्थापन वाली टॉपिक चल रही है। आपने परिभाषा देख लिया और इसका फार्मूला आपने देख रखा है। ठीक, चलो भैया अब हम आते हैं इसका विस्थापन का SIP मेरे को पढ़ना है। विस्थापन की SIP का मतलब होता है बच्चों कि सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या होता है बालक? सम इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो इसकी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट में जो मेरा पहला हेडिंग निकल कर आता है वो होता है मात्रक। तो इसका मात्रक भी वही होता है जो दूरी का होता है। मतलब अगर मैं क्या लिखोगे, इसका मात्रक वही होता है जो दूरी का होता है। जैसे अगर मैं SI पद्धति की बात करूं तो इसका भी मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। अगर मैं CGS पद्धति की बात करूं तो इसका भी मात्रक क्या होगा? अगर मैं CGS की बात करूं तो इसका भी मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर, मतलब CM होगा। SI की बात करूं तो क्या होगा? मीटर होगा। ठीक, और यानी कि विस्थापन और दूरी का जो मात्रक होता है वो समान होता है, क्योंकि विस्थापन भी एक प्रकार की क्या होती है? दूरी। ठीक, बस जगह बदल कर है। आगे दूसरे नंबर पर मेरे को बेटा पढ़ना है बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र ध्यान से देखो, इसका भी बीमीय सूत्र L होता है। इसका भी बीमीय सूत्र क्या होता है? L, क्योंकि दूरी और विस्थापन एक ही प्रकार की भौतिक राशि होती है। तो इसका भी बीमीय सूत्र क्या लिखोगे आप? L लिखोगे। तीसरे नंबर पर मैं बेटा इधर आता हूं। तीसरा नंबर मेरे को पढ़ना होता है प्रकृति में हम लोग क्या पढ़ते हैं? आपको नॉलेज होना चाहिए। प्रकृति में हम यह पढ़ते हैं कि ये जो भौतिक राशि है वह अदिश है कि सदिश। तो ये कैसी राशि होती बेटा? तो लिखोगे यह एक सदिश राशि होती है। यह कैसी राशि होती है? क्या होती है? लिखोगे यह एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है। यह कैसी राशि होती है? तो कहोगे सर यह सदिश राशि होती है। इसको मैं हटाता हूं। ठीक, अगर यह सदिश राशि है तो सदिश राशि की खास बात क्या होती है? अर्थात सदिश का मतलब क्या होता है? सदिश राशि का मतलब आप लोग पढ़े होंगे कि इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और प्लस दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी सदिश राशि है, इसका मतलब है कि इसे व्यक्त करने के लिए लिख लो। अर्थात क्या लिखोगे? इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तीसरे चौथे नंबर पर मैं यह आता हूं कि आप विस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम। यानी कि आपको A से B पर जाना है। A से अगर B पर जाना है तो आप सीधा रास्ता पकड़ के जाओगे तो भी विस्थापन का वैल्यू सेम होगा। आप ऐसे घूमते नाचते चल छैया छैया गाना गाते हुए जाओगे तो भी विस्थापन का वैल्यू क्या होगा? AB होगा। आपने पहला पथ अगर चलोगे, ये सेकेंड पथ है तो ये थर्ड पथ है बेटा। ये कौन सा पथ है? थर्ड पथ है। तो आप तीनों पथ द्वारा, यानी पहले पथ का अगर विस्थापन पूछा जाए तो क्या बताओगे? विस्थापन माने प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति A, अंतिम स्थिति B। अगर दूसरे पथ में आप विस्थापन पूछोगे तो भी आपको AB मिलेगा। अगर तीसरे पथ में आपसे विस्थापन पूछा जाएगा तो भी आपको AB मिलेगा। इसका मतलब क्या ये है कि जो विस्थापन है गतिशील वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है। पथ कुछ भी रहे, इससे मेरे को कोई लेना लादना नहीं है। मेरे से क्या मतलब है कि आपने स्टार्ट कहाँ पर किए हो और एंड कहाँ पर किए हो, आपकी प्रारंभिक स्थिति क्या है और अंतिम स्थिति क्या है, इस बात पर निर्भर करता है। तो मैं जो चौथा पॉइंट लिखने वाला हूं बेटा, आपको आइडिया लग गया होगा कि सर क्या लिखवाने वाले हैं, हेमंत सर क्या लिखवाने वाले हैं। तो आपको आइडिया लग गया होगा। क्या लगेगा भैया? कि विस्थापन ना गतिशील वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं करता है। विस्थापन गतिशील वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं करता है। सर बहुत बढ़िया। क्या आपने लिखा? कहोगे सर विस्थापन गतिशील वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है बेटा, आगे चलते। 5 पॉइंट हो गया। मैं छठवीं पॉइंट आपको बताने वाला हूं। ठीक, छठवीं पॉइंट मेरा ये है कि अगर तुम मान लो ये तुम्हारा मूल बिंदु है,
ये मूल बिंदु 0, 0 है। इस वाले एक्सिस को x बोलते हैं, इस वाले एक्सिस को -s। अगर तुम x एक्सिस को तुम प्लस मान लिए हो तो जब तुम x एक्सिस पर टिक 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 आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा जो विस्थापन होगा वो प्लस होगा। जैसे जैसे आप आगे चलोगे विस्थापन क्या होता जाएगा, विस्थापन प्लस होता जाएगा। लेकिन जब आप रिवर्स आना शुरू कर दोगे तो विस्थापन आपका माइनस होना शुरू होगा। यानी पहले तुम गए प्लस 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 प्लस, रिटर्न आना शुरू किए माइनस 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 माइनस। जैसे तुम 10 मीटर तुम आगे गए और 1 मीटर पीछे आए तो अब 10 मीटर प्लस में रहेगा, 1 मीटर माइनस में, तभी -1 हो गया। ऐसे ही -2 यहाँ पे हो जाएगा, -3 और लास्ट में अगर आ जाओगे वहीं पर तो तुम्हारा विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। अगर तुम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हो तो विस्थापन प्लस कंसीडर होगा। बैक वापस आने लगे तुम्हारी विस्थापन 0 माइनस होने लगेगा। तो जहां से तुम 10 कदम आगे गए तो विस्थापन 10 और 10 कदम फिर पीछे चले आए तो विस्थापन 10 थे माइनस, तो 10 प्लस 10 माइनस, तो टोटल वैल्यू का हो गया 0। तो इसका मतलब बेटा मेरे को यह पता चला है कि जो विस्थापन होता है, अपने को यही पता चला है कि विस्थापन क्या क्या हो सकता है, धनात्मक, कामा ऋणात्मक व शून्य। विस्थापन धनात्मक, कामा ऋणात्मक व शून्य तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, कामा ऋणात्मक व शून्य तीनों हो सकता है। तो अब धनात्मक कब होगा, तो अब आपको हेडिंग लिखना है धनात्मक विस्थापन, धनात्मक विस्थापन। यानी विस्थापन का वैल्यू धनात्मक कब होगा, तो जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हो, अग्र दिशा में जाओगे। जब आप अग्र दिशा में जाते हो, अग्र दिशा का मतलब आगे बढ़ते हो, तब विस्थापन का वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा। ठीक, बी क्या होगा, ऋणात्मक कब होगा भैया, ऋणात्मक जब आप पश्च दिशा में जाओगे, पश्च दिशा में पीछे, तो जैसे आपने आगे आप गए तो प्लस है और रिटर्न पीछे आने लगे तो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो आगे जाओगे तो प्लस होगा, पीछे आओगे तो क्या होने लगेगा, उतना विस्थापन माइनस होने लगेगा। जैसे मैं 10 कदम आगे गया तो मेरा विस्थापन +10 हुआ, मैं 3 कदम पीछे आ गया तो अब मेरा विस्थापन -3 हो गया। तो 10 आगे गए 3 पीछे आए तो 10 में से 3 घटाना पड़ेगा तो कितना हो गया, 7। ठीक, अच्छा सी वाला कब होगा, शून्य विस्थापन कब होगा भैया, शून्य विस्थापन। तो शून्य विस्थापन यानी कि आप जहां से स्टार्ट किए, अगर लास्ट में घूमते टहरते उसी जगह पर तुम वापस आ गए तो तुम्हारा विस्थापन क्या हो गया, शून्य। तुम 10 कदम आगे गए प्लस में है, अब 10 कदम फिर पीछे चले आए तो -10 हो गया। तो टोटल अगर विस्थापन दिखा जाएगा तो आपका क्या है, 0। जैसे आपने ए से शुरू किया, ए से कहां पर गए हो, बी पर, बी से कहां गए हो, सी पर, लेकिन सी से रिटर्न कहां पर आ गए, ए। यानी प्रारंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी ए है, तो आपका विस्थापन क्या है, शून्य। यानी कि कोई भी गतिशील वस्तु जिस जगह से चलकर वापस उसी स्थान पर आ जाता है तो उसका विस्थापन क्या होता है, शून्य। उसका विस्थापन बेटा क्या होता है, शून्य। या तो आप ऐसे कह सकते हो कि अगर यदि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही बिंदु पर संपाती हो, जैसे प्रारंभिक बिंदु भी ए है, अंतिम बिंदु भी एक ए है, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही बिंदु पर क्या हो चुका है, संपाती हो, तो उसका विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही बिंदु हो तब विस्थापन का वैल्यू क्या होता है, शून्य होता है। जैसे शून्य विस्थापन का क्या है, जैसे में एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाया जा सकता है, आपको याद कर लो। एक कोई अगर कण है घूमकर एक वृत्त कंप्लीट करता है, कोई
कोई भी कण घूमते हुए आया और एक वृत्त अगर कंप्लीट कर गया तो उसका विस्थापन क्या होता है, शून्य कहलाता है। चलो भैया, मैंने विस्थापन पढ़ लिया और दूरी पढ़ लिया, ठीक। अब दूरी और विस्थापन, नेक्स्ट हेडिंग जो मेरे को पढ़ना है वह पढ़ना है दूरी। नेक्स्ट हेडिंग बेटा लिखोगे दूरी व विस्थापन, दूरी व विस्थापन से संबंधित उदाहरण, दूरी व विस्थापन से संबंधित उदाहरण, ठीक। चलो मैं आगे बढ़ाता हूं। दूरी व विस्थापन से संबंधित उदाहरण मेरे को पढ़ना है। जैसे पहला, ठीक, पहला मैंने एक गतिशील वस्तु, ये है कण है जो ए से शुरू किया गति और बी पर खत्म किया। अब मान लो ये बीच की जो दूरी है 4 किलोमीटर है, बीच की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी दूरी कितना है, तो दूरी का मतलब आपको पढ़ाया गया है क्या होता है, पथ की लंबाई। दूरी बराबर क्या होता है बेटा, कहोगे सर जी पथ की कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई। चलो ठीक है, पथ की कुल लंबाई क्या है, आपने शुरू कहां से किया, ए से, तो आप ए से कहां गए हो, बी पर, तो दूरी बराबर आपका क्या होगा, कहोगे सर ए बी। और ए बी का वैल्यू क्वेश्चन पेपर में कितना दिया है, कहोगे सर 4 किलोमीटर। कितना दिया है, कहोगे सर 4 किलोमीटर। आओ अब मैं आपसे इसी एग्जाम्पल में कहूं कि बेटा विस्थापन बताओ, तो विस्थापन का एक ही लॉजिक है कि प्रारंभ कहां से किए हो और अंत कहां किए हो। तो प्रारंभ तुम कहां से किए हो, तो बोलोगे सर मैं प्रारंभ ए से किया हूं। अंत कहां किए हो, कहोगे सर बी पर किया हूं। तो क्या हो गया, विस्थापन कभी वैल्यू का पाए ए बी, तो ए से बी, ए से लेकर बी तक का जो न्यूनतम दूरी है वो भी कै किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। कै किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। मतलब इस एग्जाम्पल में दूरी और विस्थापन दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक। मैं नया एग्जाम्पल नंबर 2 पर मैं आता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 पर, चलो भैया एग्जाम्पल नंबर आपको 2 पर आना है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 बेटा क्या होगा, मैंने एक कण है जो ए से बी पर चला है। ये सब सिंपल टॉपिक है, इसलिए थोड़ा तेज मैं करता हूं, आप 9th वगैरह में पढ़े होंगे। एक कण ए से बी पर गया है, फिर बी से उसने सी पर चला गया। कहां चला गया, ए से बी पर, बी से सी पर। ए से बी पर जब गया तो दूरी 4 मीटर था, बी से सी पर गया तो दूरी 3 मीटर था, ठीक। चलो अब मैं आपसे कहूं कि बालक इसमें दूरी बताओ, दूरी क्या होगा, तो कहोगे सर दूरी बराबर पथ की लंबाई, बोल दो दूरी बराबर पथ की लंबाई। तो यहाँ पर पथ की लंबाई क्या है, तो कहोगे सर ए बी है, प्लस यहाँ पर पथ की लंबाई क्या है, तो कहोगे सर बी सी है। फिर मैं कहूं ए बी की वैल्यू क्या है, तो तुम बोलोगे सर ए बी की वैल्यू 4 है। मैं कहूं बी सी की वैल्यू क्या है, तो कहोगे सर बी सी का वैल्यू 3 है। तो टोटल वैल्यू कितना है, 7 मीटर। यानी दूरी का वैल्यू कितना हो गया, 7 मीटर हो गया, ठीक। नेक्स्ट मेरे को पढ़ना है विस्थापन। क्या पढ़ना है, विस्थापन। तो विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु मेरा क्या है, ए है, अंतिम बिंदु मेरा क्या है, सी है। तो कहोगे सर ये वाली वैल्यू क्या है, ए सी। तब ए से लेकर सी तक का वैल्यू अपने को निकालना पड़ेगा, ठीक। तो ए से सी तक का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो बालकों आपको एक थ्योरम पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम आपको मैं डिटेल में नहीं बताने वाला, बस एक लॉजिक बता देता हूं, ठीक। अगर ये इस तरीके से है, ठीक, ये वैल्यू मान लो ए है, ये वैल्यू बी है, ये वैल्यू सी है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मैं इसे डिटेल में नहीं, बस आपको हिंट दे रहा हूं कि जो ये बड़ी वाली भुजा है, बड़ी वाली भुजा का जो स्क्वायर होगा, दो
अदर दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो बड़ी वाली भुजा को स्क्वायर करके एक तरफ लिखो, छोटी छोटी वाले भुजाओं को स्क्वायर करके एक तरफ लिखो। तो अब C बराबर अगर तुमसे कोई पूछा जाएगा तो यहां से जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो इस बगल रूट लगाते हैं, इतनी तो मैथ आनी चाहिए। तो C बराबर क्या हो जाएगा, रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। वैसे यहां पर क्या होगा, रूट में A स्क्वायर, A स्क्वायर का वैल्यू कितना है 16, प्लस रूट में B स्क्वायर का वैल्यू कितना है बोलो। तो यहाँ पर AC का वैल्यू क्या होगा बेटा, तो कहोगे सर एक इसका रूट में रूट लगाकर 4 का स्क्वायर करो, प्लस रूट लगाकर 3 का स्क्वायर करो, तब यहाँ से गणित अपनी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो गणित आनी चाहिए। 4 का वर्ग नहीं तो आप किसी से इस बात को सीखोगे कि सर पाइथागोरस क्या होता है। ठीक, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 रूट में कितना हो गया 25। तो 25 में से आप 25 का मल्टीपल 5 इंटू 5, तो एक इसमें से बाहर, तो तुमको क्या मिल गया 5 मीटर। सर बहुत बढ़िया, यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा 5 मीटर मिल जाएगा। तो दूरी कितना मिला 7 मीटर, विस्थापन कितना मिला 5 मीटर, मतलब विस्थापन का वैल्यू अब की बार क्या हो गया, कम हो गया है। ठीक, अब आप लोगों के लिए सेम ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं और करा देता हूं, आपको क्लियर हो जाए। जैसे A से B पर चला है, ये 8 मीटर चला है, B से C पर चला है, ये 6 मीटर चला है। अब मैं आपसे दूरी पूछूं तो आप डायरेक्ट बताओगे सर दूरी बराबर 8 प्लस 6, 8 6 14 मीटर, सही है। अगर मैं आपसे कहूं विस्थापन बताओ तो कहोगे सर विस्थापन तो हमारा AC होगा। AC का मतलब होगा रूट में पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, तो 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, 64 और 36 100 का जब रूट में आप 100 लिखोगे तो रूट में से 100 क्या निकालोगे 10 गुणे 10, तो यानी कि 10। तो विस्थापन कै मीटर आया, तो कहोगे सर 10 मीटर आ गया। विस्थापन कै मीटर आया बेटा, तो कहोगे सर 10 मीटर आया। सर बहुत बढ़िया, सर बहुत बढ़िया। अगला एग्जाम्पल बेटा मैं चलता हूं, और एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। ठीक, मान लो एक कण है, एक ये वर्ग है, ये क्या है वर्ग है। अब प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल a है। ठीक, तो अब आपसे पूछ रहा है, अब आपसे पहला इस बना दिया। ठीक, ये A से शुरू किया, A से B पर गया, B से C पर गया और D पर गया, ये एक वर्ग है। तो मैं पूछूं एक चक्कर पूरा करने में, मैं पूछ रहा हूं स्मॉल a, इसमें एक चक्कर पूरा करने में कण की दूरी, कण द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन की गणना कीजिए। कण द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन की गणना कीजिए। तो चलो भैया, तो दूरी तुम लोग क्या लिखोगे, कहां से कहां तक चला है, A से स्टार्ट किया है, A से कहां गया B पर, फिर B से कहां गया है C पर, फिर C से कहां गया है D पर, फिर D से कहां गया है A पर। तो कहां गया AB, A से B पर, B से C पर, C से D पर, D से A पर। ठीक, तो AB का वैल्यू कितना है देख लो, कहोगे सर A प्लस A प्लस A प्लस A, तो टोटल कितना आपको मिल गया, कहोगे सर 4A, A प्लस A प्लस A प्लस A, टोटल आपको कितना मिल गया है 4A आपको मिल गया है। तो अब बताओ एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी तय किया है, तो A क्या कहोगे, यहां से A 2A 3A 4A, टोटल आप काउंट कर लोगे। ठीक, अब मेरे को विस्थापन बताना है, इसमें आगे चलते हैं। विस्थापन क्या हो जाएगा बालक, विस्थापन अगर आपको बताना है तो आप कहोगे सर स्टार्ट कहां से किया था, तो कहोगे A से स्टार्ट किया है, A से स्टार्ट किया है। अंत कहां किया है, कहोगे सर A पर ही अंत किया है। तो मैंने आपको बताया था
कोई भी कण जिस पॉइंट से स्टार्ट करे लास्ट में घूमते टहरते उसी पॉइंट पर अगर वापस रिटर्न आ जाए तो उसका जो विस्थापन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। यानी ए से स्टार्ट किया और लास्ट में ए पर वापस आ गया तो विस्थापन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। सर बहुत बढ़िया, एकदम शानदार है। चलो भैया अब इसी वाले एग्जाम्पल में, इसी वाले चित्र में सेम यही चित्र है, मैं बी वाला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। आधा चक्कर चलने में, आधा चक्कर चलने में, अब आधा चक्कर चलने में आपको दूरी और विस्थापन बताना है। मतलब आपको कहां से कहां, आधा चक्कर का मतलब होता है ए से लास्ट में कहां जाना है, सी पर। आधा चक्कर का मतलब क्या है, ए से स्टार्ट करोगे और सी पर खत्म करोगे। तो चलो, तो आधा चक्कर जो है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ए से कहां चलोगे भैया, बी पर गए हो, बी से कहां चले हो, सी पर, तो हो गया आधा चक्कर। सर बहुत बढ़िया, ए से जब तुम बी पर गए हो तब तुमको क्या मिला, स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए, टोटल क्या, 2a। यानी कि आप ए से बी पर, बी से सी पर, तो a प्लस ए टोटल क्या मिल गया, 2a। लेकिन अगर अब आपसे मैं विस्थापन बोलूं, क्या बोलूं, विस्थापन, तो विस्थापन शुरू का किए हो ए से, अंत कहाँ किए हो, सी पर, तो तुमको ए वाला चीज मिलेगा, ए सी। तो AC क्या है, ये कण हो गया। तो AC का वैल्यू क्या होगा, रूट में पहले का वर्ग अब प्लस दूसरे का वर्ग, है ना, होगा पाइथागोरस प्रमेय से, रूट में पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग। तो अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा बेटा, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर से a बहरे निकल गया, 2 रूट में ही रह गया। तो इस एग्जाम्पल को आप इस तरीके से कर सकते हो। चलो सर बहुत बढ़िया, ये भी हम लोग कर लेंगे, ये भी एकदम शानदार तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई a और a है, नाम है A है, B है, C। अब कण इस तरीके से चला, A से स्टार्ट किया, C पर आ गया, तो मैं कहूं एक चक्कर पूरा करने में, एक समबाहु त्रिभुज आपको दिया है, अगर कोई कण इस पथ पर ऐसे मोशन कर रहा है तो चित्रानुसार एक चक्कर, क्या लिखोगे, चित्रानुसार एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में कण द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। कण द्वारा चली गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो दूरी बेटा मेरे को पता है, दूरी क्या होता है, कहां से चलना शुरू किए हो, कहोगे सर मैं पहली दफा ए से बी पर गया, दूसरी दफा मैं बी से सी पर गया, तीसरी दफा मैं सी से ए पर आ गया। ठीक, तो ए से बी तक का दूरी क्वेश्चन में आपको दिख रहा है क्या है, ए है, बी से सी भी दिख रहा है क्या है, ए है, सी से ए भी दिख रहा है क्या है, ए है। तो टोटल आपको कितना मिल गया, 3a। तो दूरी टोटल क्या मिल गया, 3a। अब आपसे कोई कहे सर इस एग्जाम्पल में विस्थापन बता दो, तो विस्थापन बेटा तुम शुरू कहां से किए हो, तो कहोगे मैं ए से शुरू किया हूं, खत्म कहां पर किए हो, तो कहोगे मैं ए पर खत्म किया हूं। यानी प्रारंभिक बिंदु भी ए और अंतिम बिंदु भी ए। तो मतलब अगर दोनों बिंदु सेम है तो सेम टू सेम का मतलब आपको लड्डू 0 भरक विस्थापन मिलेगा। सर बहुत बढ़िया, एकदम शानदार तरीके से पूरे एग्जाम्पल आप हमको बता चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा, एक कोई कण है वह वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसकी रेडियस स्मॉल r है। एक कण है जो वृत्ताकार पथ पर, एक कण है जो वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r। तो अब हम इसमें स्मॉल a पॉइंट पूछेंगे, एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर यानी आपको क्या बताना है, दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए, दूरी व विस्थापन ज्ञात कीजिए। लेकिन कब, पहला क्वेश्चन है, एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर
एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। तो बेटा जो दूरी होता है, कोई भी इंसान अगर वृत्ताकार पथ पर चलता है तो उसके द्वारा जो तय की गई दूरी होती है वह परिधि के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? परिधि, परिधि के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? परिधि के बराबर होती है। तो परिधि का फार्मूला आप मैथ में पढ़े होंगे, क्या होता है? 2 पाई आर। एक चक्कर पूरा करने में कितने अंश का कोण घूमता है? तो कहोगे सर 2 पाई माने 360 अंश। और कितने रेडियस पर 360 अंश घूमा है? कितने रेडियन पर? तो कहोगे आर रेडियस वाला 2 पाई घूमा है। तो अगर ये कण है, रेडियस कितना बना कर रखा है? आर। आर रेडियस में टोटल कितना घूम गया? 2 पाई। तो फार्मूला क्या हो गया? 2 पाई आर। और विस्थापन मेरे को पता है कि कोई भी इंसान अगर एक चक्कर पूरा करता है तो उसका विस्थापन क्या होता है? 0। इस तरीके से एक चक्कर पूरा करने में जो इसका विस्थापन है वह क्या हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक सर, बहुत बढ़िया। इसी पर मैं एक बी नाम का एग्जाम्पल आपसे पूछता हूं बालक। एग्जाम्पल नंबर बी, आधा चक्कर। आधा, आधा चक्कर क्या पूछने वाला हूं बेटा? कहोगे सर आधा चक्कर, आधा चक्कर पूरा करने में, तो अब मेरे को बस आधा चक्कर पूरा कराना है, यानी ये आधा, बस ये इतना चक्कर पूरा कराना है। मतलब ए से चलकर बी पर खत्म किया। ठीक, तो दूरी का मेरा मेन फार्मूला क्या होता है? कहोगे सर ए से शुरू किया, बी पर खत्म किया, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी। दूरी बराबर क्या होगा? ए बी। सर सही है। अरे दूरी आधा चक्कर पूरा करने में कितना होता है? तो हमने पढ़ा है कि एक चक्कर पूरा करने में कितना लेता है? 2 पाई आर। तो आधा चक्कर पूरा करने में कितना होगा? 2 पाई आर का आधा। तो 2 पाई आर का आधा बराबर कितना हो गया? पाई आर। सर बहुत बढ़िया। एक चक्कर पूरा करने में कितना दूरी तय करता है? परिधि के बराबर, वृत्त की परिधि के बराबर। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो आधा चक्कर का होगा 2 पाई आर का आधा। तो आंसर क्या पा गए? पाई आर। अब मेरे को विस्थापन बोला जाए। विस्थापन, विस्थापन का मतलब क्या होता है कि शुरू आपने कहां से किया है? ए से। खत्म आपने कहां किया है? बी पर। तो हमें ए से लेकर बी तक जाना होगा। ए से लेकर कहां तक? बी तक। तो ए से बी तक यानी वृत्त के एक इंड से दूसरा इंड। तो वृत्त के एक इंड से दूसरे इंड को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास। वृत्त के एक इंड से दूसरे इंड को क्या कहते हैं? व्यास। अब व्यास का वैल्यू कितने के बराबर होता है? तो कहोगे सर 2r के बराबर होता है। रेडियस का 2 गुना क्या होता है? व्यास। तो ये बी वाला भी एग्जाम्पल आपका क्लियर हो चुका है। चलो भैया, अब कह रहा है सी वाला एग्जाम्पल, कह रहा है सी वाला एग्जाम्पल कह रहा है 1/4, 1/4, 1/4। अब एक चक्कर पूरा करने का आपने पढ़ लिया, आधा चक्कर का पढ़ लिए। अब क्या पढ़ोगे बालक? 1/4। 1/4 में दूरी क्या होगा? 1/4 का मतलब होता है 1/4। तो एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी तय किया था? 2 पाई आर। और 1/4 का मतलब होता है 4 से भाग देना। भैया 2 पाई आर का आधा पाई आर। अब पाई आर का आधा कितना हो जाएगा? पाई आर बाई 2। 1/4 का मतलब क्या होता है? 2 पाई आर का 1/4। या ऐसे लॉजिक से समझो, एक चक्कर का मतलब होता है 2 पाई आर। आधा का करोगे तो पाई आर, उसका भी आधा करोगे तो पाई आर का आधा कितना पा जाओगे? पाई आर बाई 2। अब 1/4 यहां से कहां चलेगा भाई? 1/4 पूरा वृत्त अब यही रहेगा। 1/4 यह ना 1/4 है, इसको आप पूरा मानेंगे तो एक भाग में बट गया? 4 भाग में। तो 1/4 का मतलब कहां से कहां चले हो? ए से आप बी पर यहां चले हो। तो ई वाला आपका केंद्र है, ई वाली दूरी को रेडियस कहोगे, ई वाली दूरी को रेडियस कहोगे। अब मेरे को विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है कि कहां से आपने शुरू किया है और कहां पे आपने खत्म किया है। तो कहोगे सर मैं तो ए से शुरू किया हूं। कहां से? ए से शुरू किया हूं, बी पर खत्म किया हूं। बहुत बढ़िया।
तो जब ए से बी तक का लाइन तुम खींचोगे तो ये तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला का हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो अब कर्ण का वैल्यू निकालना आपको सिखाया गया है। कैसे सिखाया गया है? रूट में पहले का वर्ग प्लस रूट में पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, तो रूट में आर का वर्ग प्लस आर का वर्ग तो बराबर रूट में 2r का स्क्वायर तो बराबर एक आर इसमें से बहरे आ गया तो आर रूट में 2। तो क्या पा गए? आर रूट में 2। यही वाली वैल्यू आपको मिलेगा, A2B मिलेगा। तो इस तरीके से बेटा दूरी और विस्थापन में मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको बता रखा है जो आपको स्पेशली याद कर लेना है। ठीक, स्पेशली आपको याद करना। जैसे का एग्जाम्पल और हम चलते हैं, जैसे ये मीटर स्केल है, ये मीटर स्केल है, ये आपका मूल बिंदु है और यहाँ तक 100 मीटर है, यहाँ तक 200 मीटर है, यहाँ तक 300 मीटर है, यहाँ तक 400 मीटर, यहाँ तक 500 मीटर, मान लेते यहाँ इंड है, यहाँ पे 600 मीटर है। ठीक, अब इस वाले पॉइंट को मैं कहूँ A, इस वाले पॉइंट को मैं कहूँ B, इस वाले पॉइंट को मैं कह दूं। ठीक, चलो भैया मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। चलो पहला मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं कि ए से क्वेश्चन में पूछ रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, पहला 0 से A, 0 से जब A पर ये कोई लड़का है, ये इसी स्केल पर मोशन कर रहा है, तो 0 से A तक के लिए दूरी क्या होगा? तो 0 से A तक का दूरी क्या होगा? 0 से लेकर यानी O से लेकर A तक, तो O से लेकर A तक का वैल्यू क्या है? यानी यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 600 है। ठीक, अगर मैं आपसे इसी वाले में पूछूं कि विस्थापन कितना है, तो कहोगे सर OA, यानी ये भी कैसा है? 600 है। ठीक, दूसरा अगर मैं कहूं A से B, A से B, अब लड़का कहां से कहां चला है? A से B तक गया है, A से स्टार्ट किया है, B पर खत्म। अब बताओ दूरी क्या होगा? तो दूरी क्या हो जाएगा तुम्हारा? तो अब दूरी नापो, यहां से यहां तक चलेगा तो 100 मीटर, 200 मीटर और भाई 300 और 400 के बीच का गैपिंग क्या है? 100 है। तो यहां से यहां तक 100, 200, 300, तो A से B तक का जो दूरी आएगा तो वह कितना आएगा? 300 आएगा। ठीक, और आपसे अगर मैं विस्थापन पूछूं तो विस्थापन भी कितना आ जाएगा? 300। मैं कहूं कि लड़का पहले A से B पर गया, फिर रिटर्न A पर आ गया। तीसरा नंबर पर मैं कहूं यानी O से A पर गया है, फिर A से B पर गया, O से A B पर गया है, फिर B से A पर आ गया है, तब आप दूरी बताओ। चलो भैया ठीक है, O से कहाँ गया है? B पर, तो गिनो 100, 200, तो O से B पर गया है, तो टोटल कितनी दूरी है? 600। फिर B से कहाँ पर वापस आया है? A पर, तो अब गिन लो यहाँ से यहाँ तक 100, 200, 300, तो कितना आया? 300। तो टोटल कितना हुआ? 900 मीटर। ठीक, अगर मैं अब आपसे कहूं विस्थापन बताओ, तो विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु O, अंतिम बिंदु A, अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु O, अंतिम बिंदु A, तो बराबर O से लेकर A तक। तो O से A तक कितना है? तो यहाँ से स्केल पर नापोगे तो कितना पाओगे? 100, यहाँ पे नापोगे तो 200, यहाँ पे नापोगे तो 300, टोटल आपको कितना मिलेगा? 300 आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से बालक दूरी और विस्थापन आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके मैंने एग्जाम्पल भी आपको करवा दिया हूं। ठीक, अब आपको पढ़ना है दूरी व विस्थापन में अंतर। क्या पढ़ना है? दूरी व विस्थापन, दूरी व विस्थापन में अंतर। अंतर तो आप बना लो, इस बगल आप क्या लिखोगे? दूरी, इस बगल आप क्या लिखोगे? विस्थापन। ठीक, चलो पहले नंबर पर दूरी का परिभाषा आप लिखोगे, दूरी का परिभाषा। दूसरे नंबर पर इसमें भी क्या लिखोगे? परिभाषा। तो पहले परिभाषा लिख लोगे,
ठीक, तो एक अंतर आप लोगों का हो गया। क्या क्या दूरी का परिभाषा लिखोगे? किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। इसमें क्या लिखोगे? किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूसरा, यह कैसी राशि होती है? तो लिखोगे यह एक अदिश राशि, लिखोगे यह एक अदिश राशि होती है। इसके लिए अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे दूसरे नंबर पर? यह एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तीसरे नंबर पर अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे? इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। क्या लिखोगे? इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसमें क्या लिखोगे? इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। चौथा बात, यह पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। यह पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। इसमें क्या लिखोगे? यह पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, यह पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। पांचवी बात आप क्या लिखोगे? पांचवी बात आपको लिखना बेटा, गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी का मान। पांचवी, गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी का मान समय के साथ बढ़ता है। समय के साथ क्या होता है? बढ़ता है। इसमें क्या लिखोगे? पांचवी में, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ बढ़ता है। यानी ये आगे चले चाहे पीछे चले तो समय के साथ इसका मान क्या होता है? बढ़ता है। इस वाले में पांचवी पॉइंट क्या लिखोगे? किसी भी गतिशील, जैसे आगे चल रहा है तो प्लस, पीछे आने लगा तो माइनस, तो समय के साथ क्या होता है? घट भी सकता है। तो क्या लिखोगे? किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के साथ घट सकता है। ये मैंने नहीं बोला कि घटता ही है, केवल घटता ही नहीं, घट भी सकता है। क्या लिखोगे? किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किसी भी गतिशील वस्तु का विस्थापन समय के साथ घट सकता है। चलो आगे 5 पॉइंट हो गया। मैं छठा पॉइंट की तरफ मैं आगे चल रहा हूं भाई। 6 वाला जो मेरा पॉइंट होता है, कौन से नंबर? 6, यानी कि दूरी समय के साथ केवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसका मतलब दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा। बढ़ रहा है तो मतलब धनात्मक होगा। ये क्या होता है? छठवां, दूरी ऋणात्मक भी हो सकता। अरे विस्थापन क्या है? ऋणात्मक भी हो सकता है। विस्थापन हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक भी हो सकता है। सातवां जो पॉइंट है बेटा, जो दूरी का वैल्यू पाया जाता है, दूरी का जो परिमाण है वह विस्थापन के परिमाण से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। दूरी विस्थापन से बड़ा या बराबर होता है। 5वें 7वें पॉइंट में क्या लिखोगे? 7 नंबर पर क्या लिखोगे? दूरी, अभी मैंने सारा एग्जाम्पल पढ़ा तो एक एग्जाम्पल ऐसा था जिसमें दूरी और विस्थापन समान था, बाकी सारे एग्जाम्पल में विस्थापन का वैल्यू क्या था? कम था, और दूरी का वैल्यू क्या था? ज्यादा था। तो मैं क्या लिख सकता हूं? दूरी जो होती है विस्थापन से, दूरी विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होती है। दूरी विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होती है। तो इस वाले में इसका जस्ट उल्टा लिखोगे। क्या लिखोगे? विस्थापन दूरी के बराबर या उससे कम होती है। यहाँ पे क्या लिखोगे? विस्थापन दूरी के बराबर या उससे कम होती है। ठीक, चलो भाई, एक बात मैंने ये पढ़ा और इसके बाद मैं एक नोट पॉइंट इस्तेमाल कर देता हूं। तो दूरी और विस्थापन का मैंने परिभाषा पढ़ लिया, दूरी और विस्थापन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पढ़ लिया, फिर दूरी और विस्थापन से संबंधित मैंने एग्जाम्पल पढ़ लिया, फिर दूरी और विस्थापन में मैंने अंतर पढ़ लिया। अब एक मेरे को एक नोट पॉइंट है। क्या नोट पॉइंट है? जो दूरी होता है वह विस्थापन के परिमाण, दूरी का जो मान होता है विस्थापन से या तो बड़ा होता है या तो
दूरी का वैल्यू या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, ठीक। यानी कि दूरी और विस्थापन का जो मैं परिमाण लेता हूं, दूरी और विस्थापन का परिमाण ये ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होगा। दूरी और विस्थापन का रेशियो एक से बड़ा या एक के बराबर होगा, ठीक। अब मैटर ये फंस गया इस माले पॉइंट कि दूरी या तो बड़ा है या तो बराबर है। दूरी बड़ा है या तो बराबर, ब से बड़ा ब से बराबर है, ठीक। छोटा नहीं हो सकता है, ये देखने में छोटा है लेकिन इसका काम छोटा नहीं है। अगर दोनों में अगर आप कंफ्यूजन में रहो कौन बड़ा या बराबर होता है, ठीक, तो क्या है, दूरी का नाम छोटा है लेकिन काम छोटा नहीं है। इसका मतलब क्या है, दूरी या तो बराबर होगा या तो बड़ा है, लेकिन क्या नहीं होगा, नाम छोटा है परंतु काम छोटा नहीं है। यानी दूरी कम नहीं है, अगर दूरी कम नहीं है तो या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। सर बहुत बढ़िया, अच्छे से समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़ते। अब दूरी और विस्थापन बराबर कब होता है, लिख लो। यदि अगर कोई गतिशील वस्तु सरल रेखा में चलता है उस स्थिति में दूरी और विस्थापन समान होता है। लिख लो, यदि कोई गतिशील वस्तु सरल रेखा में गति करता है तो इस स्थिति में दूरी और विस्थापन समान होता है। तो फिर से आप लिखेंगे, यदि कोई गतिशील वस्तु सरल रेखा में मतलब सीधी रेखा में ऐसे चलता है, सीधी रेखा का मतलब एक ही दिशा में अगर चलता है तो उसका दूरी और विस्थापन का मान समान होता है। बस एक ही, यदि क्या लिखोगे, अगर एक ही दिशा में सीधी रेखा में चल रहा है तो दूरी और विस्थापन बराबर होगा। बी वाला क्या है, अगर कोई गतिशील वस्तु की दिशा बदल जाए, एक ही दिशा में न चलकर दिशा अगर बदल जाए, मान लो चल रहा था ऐसे हो गया ऐसे, चल रहा था ऐसे हो गया ऐसे, यानी कि यदि किसी गतिशील वस्तु की दिशा बदल जाए तो उस स्थिति में दूरी का जो परिमाण है वह विस्थापन से अधिक होता है। यदि किसी गतिशील वस्तु जैसे चल रहा है ऐसे, दिशा बदलकर हो गया ऐसे, यदि किसी गतिशील वस्तु की दिशा बदल जाए तो दूरी का जो परिमाण है वह विस्थापन से अधिक होता है। तो इस तरीके से बालक ये वाली टॉपिक मेरी क्लियर हुई है। आप लोग इसे 2 से 3 बार आप देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, नोट्स भी आप बना सकते हो, आपका काम हो जाएगा। ये मैंने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया, लेक्चर नंबर 2 मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।